क्रिकेट की इंडिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग लगती है मुझको। और मेरे हिसाब से बच्चा बच्चा देखता है क्रिकेट को। इंडिया में इतनी फैन फॉलोइंग है कि गली गली में क्रिकेट चलता है। और बहुत सारे स्पोर्ट्स इंडिया में देखे जाते हैं रीजन वाइज, बट उसमें से एक छोटा सेगमेंट है जो मोटर स्पोर्ट देखता है। तो आपको पता चल गया रहेगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ भारत मोटो जीपी की। और ये फर्स्ट टाइम है इंडिया में मोटो जीपी होने जा रहा है बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। मोटोजीपी की शुरुआत 1949 में फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल मोटरसाइकिल के अंडर हुई थी। और इसके जो करंट राइट्स है ना, वो डोर्ना स्पोर्ट्स होल्ड करता है, जो अप्रीलिया, डुकाटी, होंडा और जितने मोटरसाइकिल कंपनीज हैं उनके साथ मिलके इस स्पोर्ट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब इसमें ना 3 सेगमेंट है। सबसे छोटा वाला है वो मोटो 3 है, उसके बाद मोटो 2 है और सबसे बड़ा वाला है उसको मोटो जी प्रीमियर क्लास कहते हैं। और अभी जो भारत जीपी है उसका शेड्यूल इस तरीके से है। फ्राइडे को फ्री प्रैक्टिस 1, फ्री प्रैक्टिस 2 होगा। फिर बाद में सैटरडे को क्वालिफाई 1, क्वालिफाई 2 होगा। अब फ्राइडे प्रैक्टिस में जो भी सबसे टॉप के 10 राइडर रहेंगे जिनका एवरेज निकाला जाएगा FP1 और FP2 से, वो डायरेक्ट क्वालिफाइंग 2 में जाएंगे। और जो उसके नीचे के लोग हैं उनको क्वालिफाई 1 और क्वालिफाई 2 ये दोनों भी फेस करना पड़ता है। और क्वालिफाई 1 और 2 के बाद इस साल एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस किया है जिसको स्प्रिंट रेस कहते हैं, जो 11 लैप का होता है, सैटरडे को ही होता है। और सबसे जो मेन रेस होती है वो संडे को होती है। और स्प्रिंट रेस के भी पॉइंट कैलकुलेट होते हैं और मोटो जीपी के भी पॉइंट्स कैलकुलेट होते हैं। मोटो जीपी जो मेन रेस रहती है उसके मैक्सिमम पॉइंट्स 25 होते हैं। और मेरे हिसाब से स्प्रिंट के मैंने कभी इतने फोकस नहीं किया है क्योंकि मैं स्प्रिंट नहीं देखता। मैं मेनली मोटो जीपी देखता हूँ बिकॉज जॉब की वजह से इतना टाइम देने नहीं मिलता, तो मैं मेनली मेन रेस देखता हूँ। स्प्रिंट के भी आई थिंक सो 16 या 15 के आसपास ही पॉइंट्स रहेंगे, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो इस तरीके से है। और मैं खुद पर्सनली 2012 को इस स्पोर्ट को सीरियसली देखना चालू कर दिया। मुझे ये साल इसके लिए याद है बिकॉज जिसके वजह से मैंने ये रेस देखना चालू कर दिया था, केसी स्टोनर की वजह से, तो उसने उस साल रिटायरमेंट घोषित कर दी थी। उसके बाद से मैं कंटिन्यूसली स्पोर्ट्स को देख रहा हूँ। मैं फार्मूला 1 भी देखता हूँ, लेकिन मैं फार्मूला 1 हाइलाइट्स देखता हूँ। और आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि पहले मोटो जीपी कैसा था और आज मोटो जीपी कैसा है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो शुरुआत में मैंने जब मोटो जीपी देखना चालू कर दिया था ना, तो आज के डेट में जितनी फेयरिंग्स वगैरह दिखती है ना, उसमें से कुछ भी नहीं था। जनरली एक मोटरसाइकिल थी, V4 या इनलाइन 4 के इंजन हुआ करते थे उसमें। अभी के डेट में मुझको सिर्फ सुजुकी एग्जिट करते हुए दिखाई दिया। बाकी जितने भी मैन्युफैक्चरर थे सबके सब वैसे के वैसे अभी फिलहाल करंटली देख रहा है, बट सुजुकी ने लास्ट ईयर उसमें से एग्जिट कर दिया। मैं बहुत टाइम से इसको देख रहा हूँ। मैं 10 स्पोर्ट्स में भी इसको देखता था, कभी कभी बस में ट्रैवल करता था, आउट स्टेशन जाता था, तभी भी मैं कैसे ना कैसे जुगाड़ करके 10 स्पोर्ट्स देख ही लेता था। आज के डेट में जिंदगी बहुत आसान हो गई। अभी इस साल जियो पे आप देख पाते हो, लेकिन अगर उसके पहले जियो के पास इसके राइट्स नहीं थे ब्रॉडकास्ट करने के, तो इसके पहले मैं यूरो स्पोर्ट्स में माई जियो टीवी के ऐप पे देखता था। तो ऐसे कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके मैं ट्रैवल के बीच में भी इसको देख ही लेता था। और आपको एक इन्फॉर्मेशन की बात बता देता हूँ, ये जो पूरा का पूरा मोटो जीपी टेलीकास्ट होता है ना, वो टाटा करता है। जब मुझे बात पता चली थी 4-5 साल पहले, जब मुझे बात पता चली तो मुझे बहुत प्राउड फील हुआ था कि इसका जितना कुछ भी ब्रॉडकास्ट होता है, जो कैमरास होते हैं, फुटेज एक साथ जमा होता है और टेलीकास्ट होता है ना, तो वो काम टाटा करता है। तो शाउट आउट टू टाटा भाई बॉस। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक इंडियन कंपनी इसको ब्रॉडकास्ट करती है। मुझे नहीं मालूम था, जब मुझे पता चला ना बड़ी खुशी हुई दिल के अंदर से। तो मैं जब देखना चालू किया था ना, तो इसमें कोई विंग्स नहीं थे, राइड हाइट डिवाइस नहीं था, बिकॉज ये एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैं स्पोर्ट्स देखता हूँ। तो जितना भी शो चलता था ना, वो पूरा का पूरा राइडर स्किल पे चलता था। इलेक्ट्रॉनिक्स इतना इंटरफेयर नहीं करते थे राइडर के बीच में, जैसे आज के डेट में करंटली राइड हाइट डिवाइस है, होल शॉट डिवाइस है, फ्रंट और रियर आप मैनेज कर सकते हो। जब रेस स्टार्ट होती है तो गाड़ी पूरी की पूरी आगे और पीछे से बैठ जाती है, जिसकी वजह से व्हीली कंट्रोल होता है। पूरा फुल थ्रॉटल ओपन करते हो तो आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी इजीली इलेक्ट्रॉनिक की मदद से ना निकल जाएगी, उसमें कोई भी हड़बड़ाहट नहीं होगी। तो हम देखते थे तो उस टाइम पे इतने विंग्स नहीं थे, इतने सारी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं थे। और उस टाइम पे ना जो रेस हुआ करती थी उसमें टोटली राइडर और ऑब्वियसली मशीन तो है ही, बट मोटरसाइकिल से ज्यादा स्किल राइडर की लगती थी। तो रॉसी का मैं बहुत बड़ा फैन था। फिर उसके बाद एक
अलग तरीके का एनिमल है, उसका नाम है मार्क मार्कस। इसको मैं रॉसी से ज्यादा रिस्पेक्ट इसके लिए देता हूँ बिकॉज यामाहा का कॉर्नर स्पीड बहुत अच्छा है। डुकाटी स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल करती थी कॉर्नर्स पे, बट स्ट्रेट में डुकाटी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। अगर आपको कहीं पे स्ट्रेट्स में अगर आप देखोगे तो डुकाटी ऐसे निकल जाती है ना, कोई उसको कवर नहीं कर पाता था। बट होंडा ऐसी चीज थी कि उसको मार्कस ने ऐसे अडॉप्ट कर लिया ना कि मैं आज भी उसके पुराने सेव्स देखता हूँ क्रैश वाले, तो आज भी ना ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते कि भाई ये बंदे ने कैसे गाड़ी उठा ली, पूरी की पूरी गाड़ी जो गिर गई है उसको भी वो बचा लेता था। इसको देखते 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 8-10 साल कैसे गुजर गए पता नहीं चला। पिछले 4 साल में ये बंदा बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बट एक बात इसमें ऐसी भी देखने वाली है कि पहले जितना ये स्पोर्ट इंटरेस्टिंग था, बिकॉज अगर 4 साल पहले अगर आप देखो तो एक फाइट हुआ करती थी एंड के लैप तक, आपको कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं था। और मैं जितना देखा था, मैंने जितनी बैटल्स देखी हुई है पिछले 2020 तक, मतलब कोविड के पीरियड के पहले बहुत सारी बैटल्स अलग अलग मैन्युफैक्चरर में देखी हुई है। कहने का मतलब कि कोई एक डोमिनेंट नहीं था। मतलब अगर 20 रेसेस होती है तो 20 रेसेस में कोई एक बंदा डोमिनेंट नहीं होता। तो इसके पहले ये रेस या ये स्पोर्ट देखने में ना एक अलग मजा था। बट पिछले 4 सालों में डुकाटी इतना आगे चला गया है और बाकी सब मैन्युफैक्चरर इतना पीछे पड़ गए हैं कि अभी फिलहाल करंटली मैं इसको डुकाटी जीपी कहना ज्यादा पसंद करूंगा। बिकॉज इसमें 8 बाइक्स डुकाटी की है और जनरली पहले 10 में ना 5-6 तो डुकाटी ही दिखती है। और प्रॉब्लम ये है कि पहले एक आध ऐसी रेस दिखती थी जिसमें 5 या 6 सेकंड का गैप कोई भी राइडर बना पाता था, लेकिन आज के डेट में स्ट्रेट लाइन कॉर्नर में वो इतना एडवांस हो गया है और बाकी सब राइडर्स यामाहा और होंडा तो बस ऐसा लगता है कि इनको दफन ही कर दिया है। लेकिन बाकी सब मैन्युफैक्चरर, उसमें मेरा सबसे फेवरेट है केटीएम, इसके बारे में आगे बात करेंगे। बट बाकी सब मैन्युफैक्चरर ना एकदम होपलेस लगते हैं, ऐसे लगते हैं हैंडीकैप मैच चल रहा है। तो आइदर इन जो लोग पीछे हैं वो आगे आएंगे और 1-to-1 जब बैटल होएगा ना तब देखने आएगा। बिकॉज मैं 2023 का पूरा सीरीज देख रहा हूँ ना, मैं डुकाटी 22 मशीन वर्सेस डुकाटी 23 मशीन के बीच में बैटल देख रहा हूँ। मतलब साल खत्म होने आ गया और अभी तक बहुत कम ऐसी रेसेस है जिसमें मुझे ऐसे लगता है ना एक थ्रिल क्रिएट होता है, वो थ्रिल क्रिएट नहीं होता। और मैं वेट कर रहा हूँ कि कल परसों तरसों 3 दिन में जब ये पूरा स्पोर्ट्स देखूंगा, बिकॉज मैं अभी क्वालिफाइंग भी देख रहा हूँ, FP1 FP2 भी देख लेता हूँ और मेन रेस तो मैं कैसे भी करके देख लेता हूँ, काम रोक देता हूँ लेकिन रेस जरूर देखता हूँ। तो मुझे देखना है कि बुध इंटरनेशनल सर्किट पे क्या ड्रामा होगा, बिकॉज बहुत सारे राइडर्स के लिए ये पहली बार है और जब राइडर पहली बार आता है ना तो वो कैसे कोप अप करता है ये मुझे देखना है। तो आज के डेट में ना थोड़ा सा मोटो जीपी मुझे बोरिंग लगता है, बिकॉज पहले 10 में ना मुझे 6-7 तो मेरे हिसाब से डुकाटी ही दिखती है और मैं अभी वो देख देख के पक भी गया हूँ। इसके लिए मैं ना फिलहाल आज के डेट में SB के देखता हूँ। मुझे सुपर बाइक बहुत अच्छा लगता है देखने के लिए। टॉप व्हीकल है, फेयरिंग नहीं है, कुछ ज्यादा तामझाम नहीं है, जो कुछ भी है राइडर स्किल है और उसमें ओवरटेक्स देखने में मजा आता है। बिकॉज मैं 2020 के पहले बहुत सारे ऐसे बैटल्स देखे जिसमें ओवरटेक होते थे। आज के डेट में ओवरटेक होना मुश्किल ही है। मतलब ना मैं देखना अगर चालू कर दूं पहले 5-10 लैप में अगर कोई एक बंदा आगे निकल गया ना तो मैं डिक्लेयर कर देता हूं कि भाई वही रेस जीतेगा। लेकिन 2020 के पहले ऐसा नहीं था। 2019-20 के पहले ऐसा था कि आप लास्ट लैप तक प्रेडिक्ट नहीं कर पाओगे कि एग्जैक्टली विनर कौन है, बिकॉज उसमें बहुत सारे क्रैशेस भी हो जाते थे। तो जो टॉप पे बंदा चलता था भाई वो भी कभी कभी क्रैश हो जाता तो विनर चेंज हो जाता था। आज के डेट में ऐसा नहीं है। तो ना ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स बोरिंग होता जा रहा है और व्यूअरशिप अच्छी खासी गेन की है मोटोजीपी ने, अच्छा खासा इन लोग प्रमोट करते हैं। बट स्टिल जो स्पोर्ट मैंने 2008-10 से नॉर्मली और 2012 से एकदम सीरियसली देखना चालू कर दिया, आज के डेट में मैं SB के ज्यादा एंजॉय करता हूँ। सुपर बाइक जो रेस होती है जिसमें फेयरिंग्स वगैरह नहीं, जो स्टॉक व्हीकल होता है उसी को थोड़ा सा ट्यून करके इन लोग रेस करते हैं वो। और
मोटो जीपी थोड़ा सा कभी कभी मुझे ऐसा लगता है जब बारिश होती है तब मोटो जीपी देखने लायक होता है, बिकॉज बारिश में थोड़ा बहुत डुकाटी स्ट्रगल करता है। और जब वो स्ट्रगल होता है, जब केटीएम ऊपर आता है या पिछले वाले इसमें अप्रिलिया ऊपर थी, तो ये सब चीजें देखने के ना बड़ा मजा आता है। और एक मैं बात बताऊंगा जो मैं ना जनरली इतना नहीं देखता था, बहुत कम टाइम पे मैंने ऐसे देखा हुआ है। 2023 स्प्रिंट रेस जब से चालू हुई है ना, मैंने मैक्सिमम क्रैशेस देखे हुए हैं, वो भी एक दो बाइक के नहीं, एक साथ 5 6 7 बाइक के। ये पिछला वाला ही एक इंसिडेंट है रेस का जिसमें इतना बुरी तरीके से क्रैश हुए थे फर्स्ट कॉर्नर पे ही कि रेड फ्लैग हो गई थी रेस, और फिर पूरी रेस रोक के उसको वापस रीस्टार्ट किया गया। तो सोचो कितना बड़ा राइडर के लिए रिस्क हो गया है स्प्रिंट रेस। और भले ही इससे व्यूअरशिप बढ़ गई है, लेकिन राइडर की जान के लिए ना पहले से ज्यादा रिस्क है। और इसकी वजह से कभी कभी फिक्र भी होती है कि स्प्रिंट रेस जब चालू होती है ना, तो ऐसे अंदर ही अंदर मन खाना चालू कर देता है कि भाई किसी को कुछ लग ना जाए। एक साथ 5 6 राइडर क्रैश हो गए तो दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। लास्ट टाइम जो अपना वर्ल्ड चैंपियनशिप है पेको, वो क्रैश हुआ था, और उसके पहले एक बड़ा क्रैश हुआ था, ग्रुप क्रैश हुआ था। वो रेस फिर 2 मिनट के लिए ऐसा लगा कि भाई स्प्रिंट रेस होनी ही नहीं चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका शायद अलग हो सकता है। अगर राइडर इंजर्ड होता है तो फिर वो रेस कोई काम की नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो ये सारे बदलाव हुए पिछले 12-14 सालों में, और मुझे अच्छा लगता है। मोटो जीपी मैं देखता ही हूँ, बट मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि केटीएम, अप्रिलिया, ये दोनों डुकाटी को अच्छी खासी टक्कर दें, ताकि वो कंपटीशन देखने में मजा आए, मार्क मार्कस का कुछ हो जाए। और मैं होप करता हूँ कि डैनी पेड्रोसा यार कोई तो एक रेस ना पोडियम में आए। मेरी बहुत इच्छा है। ये बंदा ना लास्ट वाली रेस में ना बहुत तगड़ा रेस किया था। आई सीरियसली वांटेड हिम टू सी ऑन अ पोडियम, बट वो 4th आया, और डुकाटी एज यूजुअल जैसे आगे रहती है वैसे ही आगे रही, उसको ओवरटेक करना मुश्किल हुआ। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? आप कब से देख रहे हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि मैं मेरा स्पोर्ट्स किसी के साथ शेयर कर रहा हूँ। और कल, परसों और संडे को भी मैं ये रेस कंटिन्यूसली देखूंगा। टेक्निकली मैं मोटोजीपी में कभी ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हुआ हूँ कि कैसी चीजें कैसे काम करती है। करना है लेकिन जॉब के चक्कर में नहीं हो पाता, बट आई स्टिल वांटेड टू नो कि कौन सी चीजें कैसे होती है। और थोड़ा बहुत जितना नॉलेज था मैंने आपके साथ शेयर किया, बट स्टिल थोड़ा सा भी बोरिंग लग रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ करे डोरना स्पोर्ट्स इसके बारे में, कि ये ज्यादा बोरिंग ना हो, लोग एसबीके की तरफ ना बढ़े। या आइसलैंड टीटी है जिसके ऊपर बहुत सारे मतलब ऐसे लगता है ना एक थ्रिल क्रिएट होता है, वो ज्यादा जरूरी होता है स्पोर्ट्स में। और सबसे मेन टॉपिक है मार्क मार्कस होंडा के साथ रहेगा या जाएगा। मुझे ऐसे लगता है पर्सनली कि होंडा कुछ ना कुछ कर ही लेगा रेडबुल के साथ, और मार्क मार्कस नेक्स्ट ईयर 2024 में होंडा के साथ ही राइड करे, बिकॉज उसने इतने टाइटल जीते हुए उसके साथ। तो ये भी एक टॉपिक एकदम हॉट है। इसमें सबसे फिलहाल फेवरेट मेरा कंटेंडर है वो केटीएम है, बिकॉज इसकी बाइक मुझे बहुत अच्छी लगती है। अप्रिलिया भी है, बुरा नहीं है, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कोई भी मैन्युफैक्चरर बुरा है, बिकॉज होंडा भी एक अच्छा कंटेंडर है चैंपियनशिप का, बट उनकी रियर ग्रिप का थोड़ा सा इश्यू चल रहा है। एक्सेलरेशन में, एंट्री एग्जिट में बड़ी दिक्कत होती है। हाँ, और एक बात इंटरेस्टिंग होगी शायद ये मोटो जीपी में कि 364 या 365 का जो टॉप स्पीड का ब्रैड बिंडर का जो रिकॉर्ड है वो शायद इस वाले रेस में टूटने का चांसेस है। कहा जाता है कि 370 तक अचीव करने के चांसेस है। तो देखेंगे, रेस के लिए बहुत एक्साइटेड है। तो वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो हो रही है मोटो जीपी में, और अगले साल क्या होगा पता नहीं। आई होप यामाहा और होंडा अपने जितने भी प्रॉब्लम्स है उसमें से बाहर निकले, एक अच्छी मशीन लाए, थोड़ा कंपटीशन दे, हम थोड़े ओवरटेक्स देखे, कुछ अच्छे खासे सेफ देखे हम लोग कि भाई गाड़ी क्रैश होते होते बच गई है। ये सब देखने में बड़ा मजा आता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए मेरे साथ कमेंट सेक्शन में, और मुझे बताइए कि कौन कौन रेस देखने जा रहा है। तो मैं तो नहीं देखने जा रहा ये साल, और मैं फिंगर्स क्रॉस रखूंगा, बिकॉज वीजा का ना डिले का इशू बहुत हुआ है। तो अगले साल भी मोटो जीपी इंडिया में हो ऐसा मैं मतलब होप्स रखता हूँ, क्योंकि ये टाइम जितना ड्रामा हुआ है उसकी वजह से मुझे ऐसे नहीं लगता कि अगले साल वो आएंगे। F1 भी एक ही साल आया था और फिर उसके बाद चला गया। उसके बाद बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट का एक अलग ही ड्रामा था।
उसके बाद नहीं आ पाया। और MotoGP मैं तो एटलीस्ट ये करूंगा कि इंडिया में बहुत सारे रेस ट्रैक बने, बिकॉज रोड पे रेस करना इज काइंड ऑफ रिस्की थिंग। और मैं बहुत पहले से बाइक चला रहा हूँ, बहुत छोटा था तब से, और अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई के आजू बाजू में कोई भी रेस ट्रैक बड़ा नहीं है, जैसा बुद्ध इंटरनेशनल मद्रास रेसिंग सर्किट है वैसे। तो मुंबई के आजू बाजू में एक सर्किट होना चाहिए, या महाराष्ट्र MP के बीच में, या ऐसा कोई तो जो नियर बाय सर्किट डेवलप करना चाहिए। गवर्नमेंट को एक इनिशिएटिव लेना चाहिए कि क्रिकेट छोड़ के कुछ और भी करे, और किया जा भी सकता है। आप अगर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर के साथ अगर कोऑपरेट करके अगर बनाना चाहो तो वो भी कहीं मना नहीं करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि ये थोड़ा सा स्पोर्ट्स आगे बढ़े, और ये रोड पे ना बढ़े। रोड पे जो लड़के होते हैं यंग, वो रिस्क ना ले इस बात का। ये मेरी एक चाहत है पहले से। मैं पर्सनली पिछले 10 साल से बाइक नहीं चला रहा हूँ, 2 व्हीलर नहीं चला रहा हूँ मैं। बट अगर अभी चलाऊंगा या कोई भी बड़ा या कोई भी हाई स्पीड चलाऊंगा तो डेफिनेटली ट्राई करूंगा कि ट्रैक पे ही चलाऊं, क्योंकि रोड पे 200 प्लस चलाना मुझे थोड़ा सा सिली लगता है। क्योंकि जान की एक कीमत होती है, आपके माँ बाप होते हैं, बीवी होती है, किसी की भाई बहन होती है, रिलेटिव्स होते हैं, तो वो आप लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपको एक गाड़ी लेके देते हैं, फिर उसमें आप क्रैश होके आपकी डेथ हो जाती है, तो फिर लोग गाड़ी को कोसते। उसमें कोई गाड़ी का दोष नहीं होता, दोष होता है राइडर का। वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाता कि उसको कहाँ पे रेस करना चाहिए। तो मैं चाहता हूँ कि गवर्नमेंट एक इनिशिएटिव ले, अच्छे खासे ट्रैक्स बनाए, और मैं ऐसे नहीं चाहता कि एकदम हाई फैसिलिटी वाले बनाए। जैसे मैं मुंबई से बिलोंग करता हूँ, मैं दिल्ली गाड़ी नहीं लेके जा सकता इतनी बड़ी, फिर वहां पे रेस करूं, और रेस के टायर अलग से आते हैं। तो हमारी एक इच्छा है कि हमको मद्रास या दिल्ली ना जाना पड़े, बट मालूम नहीं कब रेस ट्रैक बनेंगे। और छोटे रेस ट्रैक के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, वैसे छोटे छोटे रेस ट्रैक्स बहुत सारे हैं। मैं एक अच्छी खासी फैसिलिटी के रेस ट्रैक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो अभी मुंबई में नहीं है। इच्छा तो बड़ी थी मुझे ये MotoGP देखने जाने की, बट बहुत सारे काम है, और YouTube कंपलसरी अभी कैसे भी करके करना ही है। तो मिलेंगे अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए